Hello everyone, this is CS Vikram Story and welcome to Affordable Classes. Setting of business entity and closure. तो आज की क्लास में हमारा जो सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इन्वेस्टर एंड लेबर लॉ का चैप्टर है, इसमें हम बात करेंगे, जिसमें हम बात कर रहे थे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7। और आज का जो इसमें हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम बात करेंगे ट्रस्ट की। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट जो होता है, इट इज अ रिलेशनशिप। ट्रस्ट इज अ रिलेशनशिप in which a person or entity hold a valid legal title. ये कहना चाह रहा है कि भाई ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट एक रिलेशनशिप होता है इन विच अ पर्सन क्या करता है, एक पर्सन क्या करता है, होल्ड करता है वैलिड लीगल टाइटल टू अ सर्टेन प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ट्रस्ट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब आपसे कोई पूछे कि ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट इज अ रिलेशनशिप। ट्रस्ट क्या है? रिलेशनशिप है in which a person or entity hold a valid legal title to a property. The trust is bound by a fiduciary duty to exercise that legal title for the benefit of any one or more individual or group or individual or organization who are known as beneficiary. मतलब जिसके बेनिफिट के लिए for whom benefit property is held by the trustee called the beneficiary. अब क्या है ट्रस्ट? क्या होता है? ट्रस्ट एक रिलेशनशिप होता है जिसमें क्या होता है, एक पर्सन जो है, जो पर्सन क्या करता है, होल्ड करता है, और जो पर्सन होल्ड करता है इसको बोलते हैं ट्रस्टी। एक लीगल टाइटल टू द प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रस्ट प्रॉपर्टी। जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए इस प्रॉपर्टी को होल्ड किया जाता है उसको बोला जाता है बेनिफिशियरी। उसको क्या बोला जाता है? बेनिफिशियरी। द ट्रस्ट शैल बी गवर्न्ड बाय द टर्म ऑफ अ रिटन ट्रस्ट एग्रीमेंट। और ट्रस्ट जो होती है वो रिटन एग्रीमेंट के थ्रू हो गया पर चलती है। रिटन एग्रीमेंट होता है उसके लिए। समझ आ गई? अब रिटन एग्रीमेंट होगा तो उसमें क्या होता है? ट्रस्ट हो गया पर चलती है, ट्रस्ट एग्रीमेंट हो गया पर चलता है, ट्रस्ट डीड हो गया पर चलती है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं ट्रस्ट की डेफिनेशन। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर क्या बताई गई है? ट्रस्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ये कहता है इट इज एन ऑब्लिगेशन। ट्रस्ट क्या है? एक ऑब्लिगेशन है जो अटैच होती है, अटैच टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड अराउजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन and accepted by the owner and declared and accepted by him for the benefit of another and the owner. ये कहना चाह रहा है कि जो ट्रस्ट है इट इज एन ऑब्लिगेशन। ट्रस्ट एक ऑब्लिगेशन है जो अटैच होती है टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी और जो अराइज होती है आउट ऑफ कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर। ट्रस्ट के अंदर
तीन पार्टी होती है ट्रस्ट के अंदर। क्या होती है? ऑथर होता है, ट्रस्टी होता है, बेनिफिशियरी होता है। बेनिफिशियरी होता है। इसमें क्या होता है? ऑथर क्या करता है? ऑथर कॉन्फिडेंस रिपोस्ट करता है। रिपोस्ट करता है कॉन्फिडेंस किसके ऊपर? ट्रस्टी के ऊपर। रिपोज करता है कॉन्फिडेंस किसके ऊपर करता है? ट्रस्टी के ऊपर। ट्रस्टी के ऊपर कॉन्फिडेंस रिपोज करता है और एक्सेप्ट किया जाता है बाय दी ओनर। ओनर के द्वारा या उसके द्वारा डिक्लेयर की जाती है। किस चीज के लिए वो क्या करता है? एक ओब्लिगेशन अटैच टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस रिपोज इन एक्सेप्टेड बाय द ओनर और डिक्लेयर और एक्सेप्टेड बाय हिम फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर or of the another or of another and the owner. In other word, it is simply transfer of property by one person. जो एक पर्सन जो ट्रस्ट बनाता है उसको बोलते हैं सेटलर। सेटलर या ऑथर। सेटलर टू अनदर पर्सन मतलब ट्रस्टी who manage the property for the benefit of someone else. The settler must legally transfer ownership of the asset to the trustee of the property. समझ आ गए? तो इसमें क्या होता है? सेटलर क्या करता है? सेटलर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है। किस चीज़ के लिए? प्रॉपर्टी की मैनेज करने के लिए, प्रॉपर्टी के किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए, उसे मैनेज करने के लिए इसमें सेटलर क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है प्रॉपर्टी को, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को किसको? ट्रस्टी, ताकि वो क्या कर सके? उसको मैनेज कर सके। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ ट्रस्ट की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन द सिंपल लैंग्वेज द ट्रस्ट, ट्रस्ट की डेफिनेशन अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो क्या होती है? ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन। ट्रस्ट क्या है? ऑब्लिगेशन है। अटैच टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जो अटैच होती है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर ऑब्लिगेशन अराइज होती है आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस रिपोस्टेड in which is accepted by the owner or declare or accepted by it. मतलब it is an obligation accepted by the owner or declared and accepted by the him. ओनर के द्वारा इसको क्या किया जाता है? ओनर के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है। the person who make the trust called the, उसको बोला जाता है ऑथर। called the author और settler उसको या तो ऑथर बोला जाता है या सेटलर बोला जाता है। द पर्सन in whose favor trust is made called the trustee, उसको क्या बोला जाता है? ट्रस्टी। द पर्सन in whose favor the person in whose benefit, जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट को क्रिएट किया जाता है, इन whose benefit
trust is created, hold the beneficiary, hold the beneficiary, उसको बेनिफिशियरी बोला जाता है। तो ये चीज होती है ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी। ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रस्ट क्रिएट की जाती है उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है द डॉक्यूमेंट ऑन विच ट्रस्ट इज रिटन कॉल्ड द ट्रस्ट एग्रीमेंट और ट्रस्ट डीड। उसको क्या बोला जाता है? ट्रस्ट एग्रीमेंट बोला जाता है, ट्रस्ट डीड बोला जाता है। द डॉक्यूमेंट on which the trust is written called the trust deed or trust agreement, उसको बोला जाता है ट्रस्ट अग्रीमेंट। समझ आ गए? आगे क्या है जो ट्रस्ट है? The statutory provisions है with respect to trust, the statutory provision with respect to trust are governed under the provision of Indian Trust Act, Indian Trust 1882। और जो क्या होते हैं, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू द ट्रस्ट, वो गवर्न किए जाते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। ट्रस्ट टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, कितने तरह की ट्रस्ट होती है? ट्रस्ट टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, कितने तरह की ट्रस्ट होती है? ट्रस्ट कई तरह की होती है। प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट होती है, पब्लिक ट्रस्ट होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, रिलीजियस ट्रस्ट होती है। ये क्या होती है? अलग अलग तरह की ट्रस्ट होती है। तो ये सारी की सारी अलग अलग इनके लिए एक्ट बना रखे हैं। द चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920 के अंदर कौन सी ट्रस्ट रजिस्टर होती है? चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। अलग अलग उसके लिए ट्रस्ट के क्या बने हुए हैं? एक्ट बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। किस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है? ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रस्ट बनाने का? ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रस्ट। सेक्शन 4 बात करता है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 बात करता है किसके बारे में? ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट में बी क्रिएटेड फॉर एनी लॉफुल ऑब्जेक्ट, ट्रस्ट में बी क्रिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए क्या किया जा सकता है? ट्रस्ट को क्रिएट किया जाता है। द ट्रस्ट, अब लॉफुल ट्रस्ट किसे कहा जाता है? लॉफुल ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? द पर्पस ऑफ ट्रस्ट इज लॉफुल अनलेस इट इज, द पर्पस ऑफ ट्रस्ट इज लॉफुल unless it is
forbidden by the unless it is forbidden by the law। भाई किसी भी ट्रस्ट का पर्पस लॉफुल तब तक माना जाएगा कि जब तक वो forbidden by law ना हो, unless it is forbidden by law, if is of such nature that if permitted would defeat the provision of any other law। और वो ऐसा नेचर का नहीं होना चाहिए जिससे वो किसी लॉ के प्रोविजन को तोड़े। मतलब ट्रस्ट का पर्पस ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे वो किसी लॉ के प्रोविजन को तोड़े। इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिट इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। क्या नहीं होना चाहिए? फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था कि भाई इट शैल नॉट of such nature, it is shall not of such nature that if permit it would defeat the provision of any law। It would defeat the provision of any law। तीसरा पॉइंट, it is fraudulent। it is fraudulent। चौथा पॉइंट, it involve or imply injury to the person। it involve or implies injury to the person, injury to the person or property of another, or property of another। आगे वाला पॉइंट, the court regard it as immoral, the court regards it is as immoral or opposed to पब्लिक पॉलिसी। तो ये सारी चीजें क्या होंगे? ये सारी चीजें अगर नहीं है तो ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा? ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट को बोला जाएगा लॉफुल। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे लॉ के प्रोविजन को वो डिफीट करे। फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे किसी पर्सन को इंजरी हो रही हो। और कोर्ट की नज़रों में जो ट्रस्ट का पर्पस है क्या नहीं होना चाहिए? इमोरल नहीं होना चाहिए। इमोरल मतलब अनैतिक, अनैतिक नहीं होना चाहिए, या फिर वो किसी पब्लिक पॉलिसी को अपोज करे, चैलेंज करे, वो भी नहीं होना यहाँ पर चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। पर्सन हु कैन क्रिएट द ट्रस्ट। कौन कौन पर्सन है जो ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं? द पर्सन हु कैन क्रिएट द ट्रस्ट एज पर सेक्शन 7 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इट मे बी क्रिएटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। ट्रस्ट कौन कौन क्रिएट कर सकता है वो बात करते हैं। पढ़ते हैं। A person who can create the trust. According to section 7 of the Indian Trust Act 1882, a trust may be created by the following person। कंपनी के द्वारा ट्रस्ट क्रिएट की जाती है, वुमेन के द्वारा ट्रस्ट क्रिएट की जाती है, एसोसिएशन के द्वारा पर्सन ट्रस्ट क्रिएट की जा सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा, ठीक है ना, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ माइनर विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट और ओरिजिनल जुडिक्शन। आप माइनर जो है वो ट्रस्ट क्रिएट सकता है, या माइनर के बिहाफ पे ट्रस्ट क्रिएट की जा सकती है, बट ट्रस्ट को क्रिएट करने से पहले किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? प्रिंसिपल जो अप्रूवल लेनी पड़ेगी वो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ
प्रिंसिपल सिविल कोड से क्या लेना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है, कॉम्पिटेंट है, वो क्या कर सकता है, ट्रस्ट क्रिएट करके आपका चल सकता है। पर्सन हु कैन बी ट्रस्टी, कौन पर्सन हो सकता है जो ट्रस्टी बन सकता है। As per section 10 of Indian Trust Act 1882, any person who is capable of holding property may be a trustee। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पर्सन जो प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए कैपेबल होता है, जो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है, वो पर्सन क्या बन सकता है, वो पर्सन क्या बन सकता है, ट्रस्टी बन सकता है। एक्सेप्ट टू द कंडीशन ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ ट्रस्ट। In that case he cannot execute unless he is competent to conduct। मतलब कोई भी पर्सन क्या है, कोई भी पर्सन जो प्रॉपर्टी होल्ड करने के कैपेबल हो, होल्ड करने के कैपेबल हो, वो ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। एक्सेप्ट to the condition of discretion of court। In that case he cannot execute unless he is competent to contract। Difference between, what is the difference between public trust and private trust? Public trust में और private trust में क्या फर्क होता है? Identification of beneficiary of trust is simple by way of, अब बात करते हैं प्राइवेट ट्रस्ट की। प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर जो बेनिफिशियरी होता है उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब ट्रस्ट जो क्रिएट की जाती है वो क्रिएट की जाती है फॉर दी बेनिफिट ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट। लिखो, प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट क्रिएट की जाती है, प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट क्रिएट की जाती है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के, कुछ ही सिलेक्टेड लोगों के बेनिफिट के लिए क्रिएट की जाती है। भाई प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट क्रिएट की जाती है वो कुछ ही सिलेक्टेड लोगों के बेनिफिट के लिए क्रिएट की जाती है। इसमें बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल होता है। प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर बेनिफिशरी कौन होते हैं, जिनके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट क्रिएट की जाती है, उनमें बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई करना क्या होता है, बिल्कुल ही सिंपल होता है। If the beneficiary make up a large or substantial body of public, then a trust in question is public। अगर मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर जो ट्रस्ट है कुछ गिने चुने लोगों के, जहां पर बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, वो प्राइवेट ट्रस्ट होती है। लेकिन जहां पर बेनिफिशियरी क्या होते हैं, लार्ज पब्लिक होती है, तो वो क्या होती है, पब्लिक ट्रस्ट होती है। पब्लिक ट्रस्ट एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इट इज ऑब्जेक्ट द मेंबर ऑफ अनसर्टेन एंड फ्लक्चुएटिंग बॉडी। जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको बनाया जाता है किसके लिए, अनसर्टेन और फ्लक्चुइंग बॉडी ऑफ पब्लिक के लिए इसको बनाया जाता है। और ट्रस्ट को मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, पब्लिक ट्रस्ट को मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, पब्लिक ट्रस्ट को मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के द्वारा। एक होती है प्राइवेट ट्रस्ट, एक होती है पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट। अब प्राइवेट ट्रस्ट क्या होती है और पब्लिक ट्रस्ट क्या होती है। प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर क्या होते हैं, सिलेक्टेड बेनिफिशरीज होते हैं। बस इसमें लार्ज
लार्ज बेनिफिशियरी होते हैं, इसमें लार्ज बेनिफिशियरीज होते हैं। आइडेंटिफिकेशन of beneficiaries is possible under the private trust, but identification of beneficiary in the public trust is not possible. Identification of beneficiaries in the public trust is not possible. इसके अंदर क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो सर्टेन होते हैं, इसके अंदर मेंबर जो होते हैं वो सर्टेन होते हैं, बट पब्लिक ट्रस्ट के अंदर मेंबर जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। पब्लिक ट्रस्ट के अंदर मेंबर जो होते हैं अनसर्टेन होते हैं। तो ये होता है पब्लिक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं। इन पब्लिक ट्रस्ट इंटरेस्ट वेस्टेड इन अनसर्टेन एंड फ्लक्चुएटिंग बॉडी, मतलब जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। देयर आर जनरल पब्लिक और क्लास होते हैं। इन प्राइवेट ट्रस्ट बेनिफिशियरी आर डेफिनेट एंड सर्टेन इंडिविजुअल्स, their domains are different. Public trust have large and wider domain, whereas private trust has limited and narrow domain. Trust for the benefit of employee of a company, however numerous, would not be considered as public charitable trust. अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट बना रही है तो वो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए बना रही है, तो ये क्या है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। तो क्या है, प्राइवेट ट्रस्ट है। बट अगर किसी एरिया में मान लो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के लिए कोई क्या बनाई जा रही है, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए जो अनसर्टेन है, while a public trust is set up for what is called uncertain and fluctuating person, मतलब जहां पर लोगों को सर्टेन नहीं किया जा सकता, ऐसी ट्रस्ट को बोला जाता है पब्लिक ट्रस्ट। अब क्या क्या एग्जम्पशन मिलती हैं ट्रस्ट को क्या क्या एग्जम्पशंस मिलती हैं उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट विल बी द एग्जम्पशन गिव टू द ट्रस्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। Exemption available to trust are primarily governed by the provision of section under the Income Tax Act 1961. Exemption has to be read keeping in mind whether the trust is public charitable trust, private trust, religious trust. अब key exemption जो है tax exemption under section 10 of the Income Tax Act. Total tax exemption is available for certain types of trust, which include those which are formed for any of the activity relating to sports, education, scientific research, profession, promotion of khadi and village-based industry, hospital, and are notified as charitable or religious trust. भाई सेक्शन 10 में ऐसी ट्रस्ट जिनको फुली क्या मिलेगी, टोटल एग्जम्पशन मिलेगी। ऐसी ट्रस्ट जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, प्रमोशन ऑफ खादी एंड विलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स को, इनको क्या मिलेगी, टोटल एग्जम्पशन मिलेगी, टोटल एग्जम्पशन। टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब टैक्स एग्जम्पशन सेक्शन 11 में किनको मिलेगी, एज पर सेक्शन 11 एनी इनकम, प्रॉफिट एंड गेन obtained by trust from the property held by the trust established fully for the purpose of religious of charitable nature shall be included in the total income of the trust। ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी इनकम, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी गेन अगर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से ऑब्टेन किया गया है,
और उस ट्रस्ट का पर्पस क्या था? उस ट्रस्ट का पर्पस था रिलीजियस एंड चैरिटेबल नेचर। तो वो टोटल इनकम जो है ट्रस्ट की इनकम में काउंट होगी। Since such income shall not constitute to be a part of trustee's income. Since such income shall not be constituted to be a part of trustee's income, therefore it is not taxable. However, as per section 13, there are certain situations where tax exemption under 11 are not applicable. ये कहना चाह रहा है कि अगर सेक्शन 11 कहता है अगर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से कोई इनकम कोई प्रॉफिट और कोई गेन अगर ऑब्टेन किया गया है तो उस टोटल इनकम को ऐड करेंगे किसमें? ट्रस्ट की इनकम में। टोटल इनकम को ऐड नहीं करेंगे और जिस ट्रस्ट का पर्पस जो है कि भाई ट्रस्ट की किसी प्रॉपर्टी से कोई इनकम, प्रॉफिट या गेन ऑब्टेन किया गया है और उस ट्रस्ट का पर्पस जो है वो चैरिटेबल और रिलीजियस है। तो अगर उस ऐसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम, कोई भी प्रॉफिट या गेन अराइज हुआ है तो उस इनकम को, उस प्रॉफिट को, उस गेन को इस ट्रस्ट की टोटल इनकम के अंदर काउंट नहीं करेंगे। और ये इनकम क्योंकि ट्रस्ट की इनकम नहीं है तो ये टैक्सेबल भी नहीं होगी। And such income shall not be considered to be a part of trustee's income, therefore it is not taxable. और ये taxable भी नहीं होगी। As per section 13, there are certain situations where tax exemption under section 11 are not applicable. और tax exemption जो है applicable नहीं होती। पहला, such instances include where income earned from the property held under the trust of private religious nature does not endure benefit for the public. अगर कोई प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट बनी है जो पब्लिक के लिए नहीं है, अगर उसकी प्रॉपर्टी से कोई इनकम अर्न की गई है तो वो इनकम जो है उस प्राइवेट ट्रस्ट की टोटल इनकम के अंदर काउंट होगा। उस ट्रस्ट की प्राइवेट इनकम के अंदर काउंट होगा। Entire income of a charitable trust which is established for a particular region, community, caste, income from those charitable trusts whose funds do not get invested in the modes specified under section 11(5). कोई भी ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए बनी है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है, उसकी प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम अराइज हो रहा है तो वो इनकम भी चैरिटेबल ट्रस्ट की टोटल इनकम के अंदर काउंट होगी। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 12, इनकम दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ ट्रस्ट और सोसाइटी। जब भी किसी ट्रस्ट या सोसाइटी की टैक्सेबल इनकम को काउंट करेंगे एज पर सेक्शन 12, कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो टोटल इनकम के अंदर, जो टैक्सेबल इनकम के अंदर नहीं आएंगी। इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी दैट इज हेल्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ ट्रस्ट विद द पर्पस विच आर होली चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर। ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी इनकम जिसको डिराइव किया गया है किसी प्रॉपर्टी से, जो कि किसी
ट्रस्ट की अथॉरिटी के अंदर है और उस ट्रस्ट का पर्पस क्या है, चैरिटेबल है, रिलीजियस है, तो वो टोटल टैक्सेबल इनकम के अंदर ये वाली इनकम नहीं आएगी। उसके बाद इनकम विच इज केप्ट असाइड टू द एक्सटेंट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल इनकम रिसीव इन लिeu ऑफ प्रॉपर्टी। भाई इनकम विच इज केप्ट असाइड टू द extent that does not exceed 25% of total income received in lieu of property. In case of charitable trust, specifically those formed before 1st April 1961, income which is acquired from the property which is held partially for religious or charitable purpose within India. कोई भी ऐसी charitable trust जिसको 1 अप्रैल 1961 से पहले बनाया गया है और आपने किसी भी इनकम से, आपने किसी भी प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम बनाई है और उसका पर्पस क्या है, जिसको हेल्ड किया गया है किसके लिए, रिलीजियस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो वो वाली इनकम भी इसमें काउंट नहीं होगी। इन फर्दरेंस ऑफ द अबव केस द इनकम विच इज सेट अपार्ट टू सर्टेन एक्सटेंट एंड डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल इनकम। मतलब अगर जिस इनकम को सेट असाइड कर दिया गया है, इनकम विच इज केप्ट सेट असाइड, जो कि टोटल इनकम का 25% से ज्यादा नहीं होगा। इन केस ऑफ इनकम दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ ट्रस्ट क्रिएटेड बिफोर 1st अप्रैल 1952 फॉर चैरिटेबल पर्पस एंड स्पेंट आउटसाइड इंडिया। कोई भी इनकम जो है ऑब्टेन की गई है ट्रस्ट से, जिसको बनाया गया था 1 अप्रैल 1952 से पहले चैरिटेबल पर्पस से, या उसको स्पेंड किया गया है आउटसाइड इंडिया में, वो भी क्या नहीं होगी, इसके अंदर काउंट नहीं होगी। इनकम मेड बाय वे ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट। कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट के अंदर अगर आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो वो भी इसके अंदर काउंट नहीं होगी। चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट सच एज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन और चिल्ड्रन। अगर कोई भी ट्रस्ट क्रिएट की गई है किसके लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, तो ये सारी इनकम जो है ट्रस्ट की टोटल इनकम के अंदर काउंट नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। टैक्स एग्जम्पशन टू अ प्राइवेट ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट को क्या टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी? The taxability of trust depend upon the types of trust. In case of non-discretionary trust, all income is taxable in the hands of beneficiary. अगर कोई non-discretionary trust है, तो उसकी सारी की सारी इनकम बेनिफिशियरी के हैंड्स के अंदर क्या होगी, टैक्सेबल होगी। बट इफ द बेनिफिशियरीज आर माइनर, द इनकम इज टू बी क्लब विद दैट ऑफ पेरेंट विद द हायर। अगर बेनिफिशियरी क्या है, माइनर है, तो उनकी इनकम जो है, उनके पेरेंट्स की इनकम, जिस पेरेंट्स की इनकम हायर है उसके साथ क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट इन विच द शेयर्स ऑफ बेनिफिशियरी आर अननोन एंड इंटरमीडिएट, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्ट एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट। और जहां पर क्या है, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है, जहां पर शेयर जो है किसका, एक बेनिफिशियरी का अननोन है, इनडिटरमिनेट है, तो फिर वो टैक्सेबल होगा किसके हाथों में, ट्रस्ट के हाथों में। इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्ट, और फिर वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सेक्शन 161 सबसेक्शन 1A ऑफ द इंडियन IT एक्ट प्रोवाइड दैट, इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड दैट if any part of the income of trust include profit and gain from the business, then the aforesaid principle of section 16 would be ignored and entire income of trust including any profit and gain from business would be liable to income tax at the maximum margin trust। भाई किसी भी प्राइवेट ट्रस्ट की, है ना, कोई भी बिजनेस कर रही है, कोई भी उसको बिजनेस या गेन, कोई भी उसको प्रॉफिट या गेन हो रहा है, तो फिर उसकी सारी की सारी इनकम जो है टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगी। Thus, tax planning required that trustees should not have any income in the nature of profit and gain from the business in the trust. Otherwise, the entire, मतलब ये कहना चाह रहा है,
प्राइवेट ट्रस्ट की कोई भी इनकम क्या नहीं होनी चाहिए, पीजीबीपी से नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उस पे सारे का सारा क्या लगेगा, सारे का सारा टैक्स एप्लीकेबल होके पर चलेगा। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट, फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट की बात कर लेते हैं। A trust can be created by a person over 18 years above age। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक मेजर जो है, मेजर पर्सन, मेजर जिसकी एज जो है कितनी है, 18 साल या उससे ऊपर की है, 18 साल से ऊपर की है, वो पर्सन क्या कर सकता है, और जो मेंटली साउंड है, कैपेबल है अंडरस्टैंड करने में, है ना, तो वो क्या कर सकता है, ट्रस्ट को रजिस्टर करवा सकता है। ट्रस्ट को क्या करा सकता है, रजिस्टर करवा के यहाँ पर चल सकता है। कोई भी पर्सन क्या है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, जो मेंटली कैपेबल है, जो समझ सकता है सारी चीजें, वो ट्रस्ट क्या कर सकता है, बना सकता है। किसी भी ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले 3 चीजें देखना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हैं मेजरली, मोटी मोटी कुछ 4-5 चीजें हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट का नाम क्या होगा, ट्रस्ट का एड्रेस क्या होगा, ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, भाई ट्रस्ट के लिए सेटलर ऑथर कौन होगा, ट्रस्टी कौन होगा, और जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाई जा रही है बेनिफिशियरी कौन होगा। प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट क्या होगी, मूवेबल होगी, इमूवेबल होगी, है ना, तो वो सारे का सारा डिसाइड किया जाएगा। भाई किसी भी ट्रस्ट को बनाने से पहले देखा जाएगा कि नेम ऑफ ट्रस्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगी, एड्रेस क्या होगा ट्रस्ट का, भाई सेटलर कौन होगा, ऑथर कौन होगा ट्रस्ट का, ट्रस्टी कौन होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं देखी जाके यहाँ पर चलेगी। अब क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट की बात कर लेते हैं, कैसे बनती है ट्रस्ट। ट्रस्ट में बी क्रिएटेड बाय एनी लैंग्वेज सफिशिएंट टू शो द इंटेंशन एंड नो टेक्निकल वर्ड आर नेसेसरी। जो अब ट्रस्ट है वो किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, ठीक है ना, टेक्निकल वर्ड ट्रस्ट को बनाने के लिए मैंडेटरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ट्रस्ट में बी इवन क्रिएटेड बाय द यूज ऑफ वर्ड विच आर प्राइमरी वर्ड ऑफ कंडीशन। जो ट्रस्ट है वो कोई भी वर्ड जो है, मतलब प्राइमरी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, बट सच वर्ड विल कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रस्ट ओनली वेयर रिक्विजिट ऑफ अ ट्रस्ट एज प्रेजेंट। मतलब आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर यू कैन मेक द ट्रस्ट डीड इन द सिंपल लैंग्वेज। अ ट्रस्ट डीड कैन बी क्रिएटेड, a trust deed can be created by using the simple language. For the creation of trust, there is no need of any technical word. भाई क्या होना चाहिए, जो भी आप ट्रस्ट की डीड के अंदर बना रहे हैं, भाई जितनी भी टर्म है, जो टर्म होनी चाहिए ऑफ ग्रांट एंड विल मेक इट क्लियर दैट ऑब्लिगेशन इज एक्चुअली अटैच्ड टू द ओनरशिप ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट डीड जनरली ट्रस्ट डीड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं बात करते हैं। भाई नेम ऑफ द ऑथर कौन होगा, नेम ऑफ द ट्रस्टी कौन होगा, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी कौन होगा, ट्रस्ट का नाम क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या अदर प्लेस क्या होंगे, प्रॉपर्टी क्या होगी, इंटेंशन क्या होगी, ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्ट। भाई आप ट्रस्टी को अपॉइंटमेंट करने का, ट्रस्टी को रिमूव करने का, ट्रस्टी को रिप्लेस करने का, ट्रस्टी के राइट ड्यूटी पावर्स क्या होंगे, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ बेनिफिशियरी क्या होगा, और मेथड्स क्या होंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट को बंद करने के मेथड क्या होंगे, वो सारा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है,
ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ सेटलर ट्रस्टी विटनेस एट द एप्रोप्रिएट प्लेस। जब एक बार ट्रस्ट डीड बन जाएगी, देयर फोटोग्राफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ ऑल्सो टू बी फर्निश। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो भी सेटलर होगा, मतलब ओथर, इसको ओथर भी बोलते हैं, ओथर, ओथर जो होगा, ट्रस्टी जो होगा, और उनके विटनेस के क्या लिए जाएंगे, सिग्नेचर ले जाएगा, उनसे उनकी फोटोग्राफ आइडेंटिटी प्रूफ भी ली जाएगी। The deed must be witnessed by at least 2 witnesses. The settler must sign all the pages of the trust deed. जो सेटलर होता है, जो ऑथर होता है ट्रस्ट का, वो क्या करेगा, हर एक पेज पर साइन करेगा। फिर क्या किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा ट्रस्ट डीड ऑन द स्टैम्प पेपर ऑफ अ एप्रोप्रिएट वैल्यू। स्टैम्प पेपर के ऊपर जो ट्रस्ट डीड है उसको क्या किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा, डिपेंड अपॉन द स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल इन द state of execution. Register the original deed. Register the original deed. In a sub registrar office, paying registration charges, मतलब ये कहना चाह रहा है कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर भाई ओरिजिनल जो डीड है उसको क्या किया जाएगा, रजिस्टर करवाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस को पे किया जाएगा। फोटो कॉपी ऑफ द डीड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी सबमिट। जो डीड की फोटो कॉपी है वो भी क्या की जाएगी, सबमिट की जाएगी। द फोटो कॉपी ऑफ डीड शैल ऑल्सो कंटेन द सिग्नेचर ऑफ सेटलर ऑन ऑल द पेजेस। और जो फोटो कॉपी होगी उस फोटो कॉपी के ऊपर भी सेटलर के, जो डीड बना रहा है, जो ऑथर है, उसके क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन द सेटलर एंड विटनेस मस्ट पर्सनली प्रेजेंट विद देयर आइडेंटिटी प्रूफ। भाई रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो सेटलर है और जो विटनेस है वो क्या होने चाहिए, पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। सब रजिस्ट्रार क्या करेगा, रिटेन कर लेगा फोटोकॉपी और रिटर्न कर देगा ओरिजिनल कॉपी। भाई सब रजिस्ट्रार जो फोटोकॉपी है उसको तो अपने पास रख लेगा और जो ओरिजिनल कॉपी है उसको क्या करेगा, वापिस करके यहाँ पर चलेगा। देयरआफ्टर द ट्रस्ट कैन अप्लाई फॉर अ परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप ट्रस्ट के पैन नंबर के लिए और बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए अलग से क्या करोगे, अप्लाई करोगे, अलग से क्या करोगे, अप्लाई करोगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट के लिए क्या क्या जरूरी होता है, सबसे पहले तो ट्रस्ट डीड होनी चाहिए स्टैम्प पेपर के ऊपर, समझ आ गए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, भाई सभी सेटलर के, ट्रस्टी के प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी सब कुछ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस का। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लेके चलोगे प्रॉपर्टी ओनर से, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफर ऑफ ट्रस्टी, विटनेस की, इन सब की क्या होनी चाहिए, पार्टनरशिप, पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी होकर यहाँ पर चलनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आगे आता है डिफरेंस क्या है एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में और ट्रस्ट डीड के अंदर, डिफरेंस क्या है। पार्टनर हैज मेंशन इन द डीड रन द पार्टनरशिप फॉर्म। ट्रस्टी जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है किस चीज के लिए, ट्रस्टी आर जनरली अपॉइंटेड और elected. Procedure to elect appoint the trustee is set out in the deed. The procedure to admit a partner in the firm is mentioned in the deed. But partners has mentioned in the deed run the partnership firm. और इस पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोसीजर बताया जाता है कि किस तरह एक पार्टनर को पार्टनरशिप के अंदर क्या किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा। बट ट्रस्ट डीड के अंदर ऐसा नहीं है। ट्रस्ट डीड के अंदर क्या होता है, ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है और उसमें प्रोसीजर बताया जाता है कि किस तरह एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाएगा। पार्टनरशिप डीड कैन बी बिटवीन 2 or more person. Maximum number of partner in a partnership firm can be 50 partner. 3 party must be involved with any deed of the trust. भाई ट्रस्ट डीड के अंदर 3 पार्टी होनी चाहिए। पहला ट्रस्ट है जिसको सेटलर भी बोलते हैं, जिसको ऑथर भी बोलते हैं, दूसरा ट्रस्टी और तीसरा बेनिफिशियरी। उसके बाद आता है ट्रस्ट। A deed may mention a fixed term of partnership or specific undertaking or mention the condition. एक फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप बनाई जाती है। ट्रस्ट कैन बी प्रोवाइड फॉर ट्रस्ट टू बी बाउंड अप विद इन अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। द डीड स्टेट द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर। ट्रस्ट डीड स्टेट द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द ट्रस्टी एज वेल एज बेनिफिशियरी। ट्रस्टी हैव फिडुशियरी ड्यूटी ऑफ द बेनिफिशियरी। Expectation of partner are more limited to the financial success of the
business venture more easily measured. Expectation of trustee can be highly difficult to satisfy beneficiary with so many choice on where spend more money. तो ये अलग अलग क्या होते हैं, ये क्या है, ये डिफरेंसेस हैं। तो आज हमारा ट्रस्ट का टॉपिक पूरा हो चुका है। हमारा एक टॉपिक बस पेंडिंग है, सोसाइटी। इस हमारी एक क्लास इसके अंदर हो जाएगी। एक क्लास कंप्लीट होते ही हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हम फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद, और ये चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फिनिश कर देंगे। हमारा ये चैप्टर जो है